और क्या जीरो पहले हो जाएगी, वेलोसिटी। तो उस केस में हमने पढ़ा था कि अगर स्पीड जीरो से लेके √2gl के बीच में रहेगी तो क्या होगा, और अगर √2gl से बड़ी और √5gl से छोटी होगी तो पैराबोला हो जाएगा। b को छोड़ देगा, मतलब b से ऊपर जाएगा, और c से पहले ही क्या हो जाएगा, उसकी टेंशन जीरो हो जाएगी, स्लैग मार जाएगी रस्सी। और जैसे रस्सी स्लैग मारेगी, जैसे देख मैं इसकी बात करूं, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर मैं इसको ऐसे से घुमा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये इसका बी पॉइंट है। अगर मैं इसको बी पॉइंट के बाद अगर मैं रस्सी को ऐसे वेलोसिटी दूंगी, हाँ, तो लास्ट कहाँ थे अपन, डिस्कशन करना था, होमवर्क दिया, किए सवाल नहीं किए, हो रहे सवाल, बहुत बढ़िया। हाँ, तो पहले तो खत्म कर लेते हैं इसको, उसके बाद फिर होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ, तो लास्ट अपन पढ़ रहे थे बेटा लूपिंग द लूप। मैंने आपको बताया था कि रस्सी वाले केस में तो √5gr जो स्पीड होगी लोएस्ट पॉइंट पर अगर आप दे देंगे तो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। फिर मैंने बताया था कि इसी की एनालॉगी में काम करता है वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। अगर कोई वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक लोगे तो उसमें भी लोएस्ट पॉइंट पर कितनी रफ्तार देनी पड़ेगी, √5gr। यहाँ तक हम बातें कर चुके थे। फिर मैंने आपको बताया था कि एक सवाल मैंने आपको वो भी कराया था कि अगर मान लीजिए कोई भी मेरे पास हॉलो पाइप होता, ठीक है ना, स्मूथ हॉरिजॉन्टल अगर पाइप होता है, उस पाइप में अगर मान लीजिए मैं किसी बॉल को रख दूंगा तो उस बॉल में क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर मैं फोर्स जीरो नहीं कर सकता, मुझे क्या जीरो करनी पड़ेगी, वेलोसिटी। तो वहां अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो नीचे कितना आएगा, √4gl। तो ट्रैक के केस में, सॉरी पाइप के केस में, हॉलो पाइप के अंदर अगर रिंग फंसा देंगे तो उस केस में आंसर क्या आएगा, √4gl। फिर मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि √5gl से ज्यादा स्पीड पे तो समझ में आ गया सर्कल होगा, पर अगर √5gl से कम होगी तो क्या होगा। तो उसके लिए हमने दो केस बनाए कि अगर पार्टिकल मान लीजिए कि A से B के बीच में घूमेगा तो ये तय बात है कि उसके पास क्या रहेगी, टेंशन रहेगी, और क्या जीरो पहले हो जाएगी, वेलोसिटी। तो उस केस में हमने पढ़ा था कि अगर स्पीड जीरो से लेके √2gl के बीच में रहेगी तो क्या होगा, और अगर √2gl से बड़ी और √5gl से छोटी होगी तो पैराबोला हो जाएगा। b को छोड़ देगा, मतलब b से ऊपर जाएगा, और c से पहले ही क्या हो जाएगा, उसकी टेंशन जीरो हो जाएगी, स्लैग मार जाएगी रस्सी। और जैसे रस्सी स्लैग मारेगी, जैसे देख मैं इसकी बात करूं, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर मैं इसको ऐसे से घुमा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये इसका बी पॉइंट है। अगर मैं इसको बी पॉइंट के बाद अगर मैं रस्सी को ऐसे वेलोसिटी दूंगी जो बी के पास गिरेगा तो ये यूं करके यूं बेंड हो जाएगा। बी के बाद अगर क्रॉस कर गया तो देखना इसको, जैसे बी के बाद मैं इसको गिराऊंगा, ये देख बेंड हो जाएगा इधर। वापस देना, ये बी वाला पॉइंट है, ठीक है ना, इससे मैं ऊपर जाऊंगा, इसको छोड़ेगा तो ये ऊपर चला गया तो बेंड हो जाएगा ऐसे। इसके बाद अगर गया तो पैराबोला होगा, और इससे पहले अगर मान लीजिए ऐसी कम वेलोसिटी दूं कि इससे पहले रुक जाएगा तो क्या करेगा, ऑसिलेशन। देखना यहां है ना, इससे पहले मैंने इतनी वेलोसिटी दी कि इससे पहले रुक गया तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशंस करे, और इसके बाद चल जाता तो क्या करता, पैराबोला। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट मैंने बताया था कि सरफेसेस अगर मान लो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, तो कैसे नॉर्मल निकालते हैं। तो मैंने उसके लिए तरीका बताया है आपको, क्या बताया, एक तरीका जो बताया कि गड्ढा और ब्रेकर। ब्रेकर ऐसा होता है और गड्ढा ऐसा होता है। तो ब्रेकर मतलब कौन सी सरफेस हो गई, कॉन्वेक्स, गड्ढा मतलब कॉनकेव। और अगर सॉल्व करना हो तो सॉल्व कैसे करेंगे, वो इक्वेशन बना के, जिस तरफ सर्कल जैसा होगा mv²/r उस तरफ चाहिए होगा। बोलिए। उसके बाद ये सवाल करा दिया था, चलो एक सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से कोई ट्रैक है, ठीक, मतलब ये सर्कुलर ट्रैक है, मैंने आधा ही दिखाया है। यहां से किसी पार्टिकल को मैंने रिलीज कर दिया और ये इसकी हाइट है, लेट सपोज h, और मैंने मान लिया कि ये जो ट्रैक है इसकी जो रेडियस है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r। तो बोला गया फाइंड आउट द हाइट
फाइंड आउट द मिनिमम हाइट so that block completes the circle. जब block does not leave contact throughout the motion, कुछ भी लिखा सकता है. Find out the height, find out the minimum height, find out the minimum height for which block does not lose contact throughout the path. Block does not lose contact throughout the path. मुश्किल है बहुत. क्या कर रहे हैं अपन, हमें पता है कि अगर सर्कल बचाना है तो यहां कितनी रफ्तार चाहिए ट्रैक में यहां रफ्तार कितनी चाहिए, √5GR. तो मतलब मुझे इस प्रकार से हाइट रखनी है कि यहां काइनेटिक एनर्जी जब निकले तो वी स्पीड कितनी हो जाए, √5GR. तो mgh बराबर हाफ m v स्क्वायर. बोलो. और v कितना होना चाहिए बेटा, नहीं आया समझ में, ये यहां पर v होगा √5GR. और अब मुझे पता है कि यहां मुझे लाना है. मैंने आपको सिखाया था COMe कैसे लगाते हैं, पहले बताओ COMe लगा सकते हैं क्या, क्यों. देखो सर, नॉर्मल है और mg है, नॉर्मल का वर्क डन सदैव कितना आएगा, 0. देखिए बेटा, देखते ही COMe तो अभी तो आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि अभी तो ये हेडिंग चल रही है और ये हेडिंग चल रही है, मैं बोल रहा हूँ यही लगाना है. हमें हमेशा जब भी सवाल क्लास में सोचना होता है तो हमें ये सोचना होता है कि अगर ये सवाल नया होता 6 दिन बाद 8 दिन बाद तो मेरा पहला थॉट क्या होता, क्योंकि वही तो मुश्किल होता है पहला थॉट लाना. अगर कोई आपको बता दे कि भैया ये तो आज मान लीजिए 3 फॉर्मूला कराऊं मैं और 3 फॉर्मूले के बाद सवाल करूं तो जाहिर सी बात है वो फॉर्मूला लगा के तो सीधा आंसर निकाल देगा. फिर हमें लगता है कि घर पे तो नहीं होते और यहाँ हो जाते हैं. यहाँ जो तुमने किया वो सीखा थोड़ी था, यहाँ तो तुमने वो फॉर्मूले को अप्लाई करके गणित सीखी बस. इंपॉर्टेंट ये कि वो फॉर्मूला कैसे लगाया. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम सोचे कि COMe क्यों लगाया होगा, क्या नॉर्मल का वर्क डन 0 है हमेशा, हाँ, क्योंकि नॉर्मल क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, एंगल 90. यहाँ पर भी यही हो रहा है, हर जगह एंगल 90 है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0. केवल mg काम कर रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि फोर्सेस कंजर्वेटिव ही हैं, वर्क कर रहे हैं. तो अब कैसे लगाते हैं, याद करो. मान लीजिए ये एक A पॉइंट है और ये B पॉइंट है. वैसे तुम्हें लॉजिकली पता है ना, जितनी पोटेंशियल कम होगी उतनी काइनेटिक बढ़ेगी, तो कितनी लॉस हो जाएगी, mgh. वो किसके बराबर कर दूं, हाफ mv स्क्वायर. और सक्सेसफुल सर्कल के लिए v कितना चाहिए यहाँ पर, √5GR. पुट कर देते, mgh बराबर हाफ m 5GR. m गया, g से g गया, तो h कितना आ गया बच्चों, 5R/2. ठीक है. और देखिए, मैं इसमें ऐसे सवाल भी बना सकता हूं कि जैसे ये कटोरा है, उल्टा कर दिया उसको. ठीक, इस तरीके से कोई कटोरा है, इसको मैंने उल्टा कर दिया. और मान लीजिए ये इसका सेंटर है बेटा, और ये क्या हो गया, इससे यहां से पास होने वाली, इस तरीके से ये सेंटर है. यहां पर मैंने क्या किया कि एक ब्लॉक रख दिया, कोई भी ब्लॉक, और उसको रिलीज कर दिया. मतलब ब्लॉक कैसे रखा और हल्का सा इसको बस क्या दे दिया, वेलोसिटी दे दी. चल वेलोसिटी दे देते, 1/2 टाइम्स ऑफ √GR. ये वेलोसिटी मैंने इसको दे दी. अब मुझे बताओ क्या होने वाला है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये इसको छोड़ दे, अरे यूं से यूं गिर जाए, यूं कटोरा है ना ये यहां रखा हुआ है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर सीधे निकल जाए, अरे ये तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता था ना. पहले केस समझो क्या क्या बन सकता है. ये कटोरा है उल्टा, इसमें यहां पार्टिकल रखा हुआ है, मैं इतनी वेलोसिटी दूं कि सीधे चला जाए, मैं इतनी कम वेलोसिटी दूं कि थोड़ा नीचे जाए लेकिन यहां जाके छूट जाए, और मैं इतनी कम दूं कि कभी छोड़े ही ना. अरे तीनों मेरे हाथ में है पक्का. तो मैंने ये वेलोसिटी दी है और मैंने बोला गया कि ये पार्टिकल कहां कांटेक्ट छोड़ेगा, मतलब हाइट निकालनी है वैसे तो, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं एंगल.
कि मान लीजिए लेट सपोज पार्टिकल यहां जाके छोड़ रहा है किसी जनरलाइज पॉइंट पर, कितने एंगल थीटा पे, तो बताइए थीटा कितना होगा। तो ये सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, इसलिए बता रहा हूं कि जैसे यहां पर पार्टिकल आ गया घूमते हुए, मुझे निकालना क्या है कि यहां पे क्या हो रहा होगा, पार्टिकल ने क्या छोड़ दिया, सर्कल, नीचे गिर गया, नॉर्मल क्या हो गया, 0। तो थीटा निकालना है व्हेन ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट। ठीक है, अब कैसे अप्रोच करते हैं, सवाल आ गया। मान लो मैंने आपको बताया, क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि सवाल वर्टिकल सर्कल का है? अरे सवाल वर्टिकल का ही तो है, तो आपको पता है दो ही कॉन्सेप्ट आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, सीओएमई और फोर्स, सीओएमई और फोर्स। तो बस वही काम करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, यहाँ की एफबीडी बनाते हैं। जरा बताइए क्या क्या लग रहा होगा बेटा, नीचे क्या लग रहा होगा, पक्का नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, इसी लाइन पर ऐसे। ठीक है, कंपोनेंट किससे करूँ हम, नॉर्मल के कि एमजी के? कंपोनेंट का डिसीजन किससे होता है, सेंटर से। सेंटर की तरफ ये है ना, तो नॉर्मल ऑलरेडी सेट है, किसको तोड़ना है, एमजी को। अरे बोलिए, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तोड़ो, तो इधर क्या आ गया, एम जी कॉस थीटा। बोलिए, अरे समझ में आ रहा है तुम्हें, क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। फिर पक्का ये क्या हो रहा होगा, एम जी साइन थीटा। ठीक, मान लीजिए लेता हूं ये है एम जी साइन थीटा। मुझे केवल नॉर्मल की चर्चा करनी है ना, तो इधर की तरफ इक्वेशन बनाओ, क्या बनती, एन थोड़ी आएगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस एन बराबर एम, मान लीजिए पॉइंट क्या है, पी, तो एम वी पी स्क्वायर बाय आर। अरे क्या रुकेगा थोड़ी पार्टिकल, उसके पास तो यहां से यहां जी आ रहा है, जी लग रहा है नीचे, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहां जीरो मत कर देना, वेलोसिटी जीरो थोड़ी होगी, ज्यादा वेलोसिटी कहां गिर जाएगा, नीचे, तो वेलोसिटी तो रहेगी। तो ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, अगर कांटेक्ट लूज करना है, इसका मतलब, बहुत बढ़िया, कांटेक्ट लूज, इसका मतलब क्या कर दूं, नॉर्मल को जीरो बना दो। सर नॉर्मल को जीरो बनाया तो क्या मिल गया, एम जी कॉस थीटा इज एम वी पी स्क्वायर बाय आर, एम से एम गया, तो वी पी स्क्वायर बराबर आर जी कॉस थीटा। अच्छा निकालना क्या है, थीटा, क्या पता होना चाहिए, वीपी। क्या मुझे उस पॉइंट की वेलोसिटी पता है, अरे क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकता हूं, किससे, एनर्जी कंजर्वेशन से। एक और बात जिसे आज मैं डिस्कस कर रहा था, बहुत बढ़िया, जैसे आपको बताऊं, एक बच्चे डाउट पूछता है, मुझे याद आया यहीं से कि हमने पढ़ा था थर्ड इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन में, है ना, तो एक डाउट आपको आना चाहिए था, जो उसको आया था कि मान लीजिए पार्टिकल यहां से यहां गया, ठीक है बेटा, ए से बी, रेडियस कितनी मानी थी मैंने रस्सी की, एल, यहां मान लीजिए उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, यहां हो गई v2। एनर्जी कंजर्वेशन वो लगा के दिखाओ, इक्वेशन कैसे बनाएंगे वेलोसिटीज के बीच में, क्या लिखता, v2 स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी कौन सी है अब, v2, क्या होगा, v2 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस या माइनस, अरे वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर, g नीचे, तो माइनस आएगा ना, फिर 2gl, पक्का सही है ना, हाँ ये करेक्ट है। पर उसने बोला कि सर आपने वहां पे एस लिखाया था डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखाया था, डिस्प्लेसमेंट तो ये है, गलत थोड़ी बोल रहा है, नहीं समझ में आया। अरे भैया यहां से यहां गया ना, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ से, कुछ समझ में नहीं आता कभी भी, ये शॉर्टेस्ट लेंथ तो 9th 10th 8th 9th में सिखाने का तरीका होता है, सीधी दूरी, ये याद रखो कि इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करके एक सीधी लाइन, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना यार, कितना, √2l, कितना होगा, पर आप तो कितना रखते हो सर इस पर, l, हाँ तो ये पहली बात तो ये कि ये जो इक्वेशन लगाई वो मैंने किस में लगाई है, वर्टिकल में, किस में लगाई है, वैसे तो ये इसका जो डेरिवेशन है वो थर्ड इक्वेशन से थोड़ी किया मैंने किससे किया था, एनर्जी से। तो याद रखना जब भी ये इक्वेशन लगाएंगे
तो जो एस लिखेंगे वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? और भी आसान कहूं तो ऐसे याद रखो, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में जो पढ़ा था एस, वो तो था डिस्टेंस। क्या था? क्योंकि वो इक्वेशन थी नहीं, वो तो जुगाड़ था। और यहां पर जो इक्वेशन लगा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है बेसिकली हमने, वहां पे काम आएगी हाइट। क्या काम आएगी? क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट कहां देखना है? जी के अलाउ। कायदे से तो एक्सीलरेशन में केवल जी थोड़ी है इसमें, जी के जैसे यहां पे बात करूं, यहां पे नीचे क्या लग रहा है? जी। तो एसीपी है, 80 है ना, लेकिन एसीपी नहीं है क्या? तो रिजल्टेंट तो बीच में है ना। नहीं समझ में आया? अरे मैं बोलूं इस पॉइंट पे फाइंड आउट ए, तो नीचे क्या है? जी। और अंदर नहीं है क्या? V2 स्क्वायर बाय एल। तो इसका नेट ए कितना आएगा इस पॉइंट पर? जी का स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाय एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैंने यहां पे ए भी तो केवल कौन सा लिखा है? जी। तो याद रखना ये आती किससे है? एनर्जी कंजर्वेशन से आती है। और यहां पर आप ये याद रख सकते हैं कि जो ये हाइट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या होती है? हाइट होती है। क्या होती है? हाइट। अब आ जाते हैं उस सवाल पे दोबारा, तो कंफ्यूज नहीं होना, √2l नहीं लगाएंगे। ये कब आता है? अगर हम मान लो एग्जाम में जाते, तो एग्जाम में ही हमें सवाल मिल जाता है, ये कल मान लो जो संडे को पेपर है, तो वहां हम कंफ्यूज होते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट तो √2l होता है। हालांकि आप समझ सही बोला कि l है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत सीखा हुआ रहता है। पर याद रखिए क्यों l क्यों ले पाए? क्योंकि हमने यहाँ पर जो लगाई वो कौन सी ली है? डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल वाला। अब यहाँ जाइए, क्या करूँ अब? यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं या इक्वेशन लगा दूं? बस ध्यान रखना कि हाइट कौन सी आएगी? वर्टिकल। तो मान लीजिए ये वर्टिकल हाइट है, यही तो है वर्टिकल हाइट। कितनी? h। यहां से यहां लगाइए इक्वेशन, क्या लगा था? VP स्क्वायर बराबर VA स्क्वायर। नीचे आ रहा हूं क्या लगा दूं? प्लस 2GH। सही है? h निकाल लो। ये h कैसे निकाले? अब h निकाल सकते हैं अपन। ये क्या है? L नहीं, R। रेडियस R मानिए ना अपन ने, ये R है कंप्लीटली। ये एंगल थीटा है ना, तो ये इतना सा क्या हुआ? R cos थीटा। तो ये h कितना हो गया बेटा? समझ में आ गया? h कितना होगा? R माइनस R cos थीटा रख देते हैं यहां पर। अच्छा VP की वैल्यू ये रही कितनी? RG cos थीटा। VA की वैल्यू ये रही 1/4 GR प्लस 2G। R की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। यहां से क्या मिल जाएगा? थीटा। कैसे? RG खत्म, क्या बचा यहां पर? cos थीटा। यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 cos थीटा। तो उधर क्या हो जाएगा? 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2, कितना वही 9/4। तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू 9/4। तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये वो थीटा आएगा जब ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। रटना है? क्या रटनी है? कुछ नहीं, प्रोसेस है ये तो, कि यहाँ पर हमेशा सॉल्व होता है। तो बस ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है? इक्वेशन बनानी पड़ सकती है आपको। यहाँ कॉन्टैक्ट छोड़ना था इसलिए क्या जीरो किया? नॉर्मल। ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ पार्टिकल की मान लीजिए वेलोसिटी जो है वो है √4rg। पार्टिकल का मास m। फाइंड आउट इट्स एक्सीलरेशन। अरे जागते रहना भैया। नेक्स्ट लिखिए रिलेटिव। क्या है आंसर? 17 आएगा क्या है? हाँ सही है, √17g²। अब ये एक्सीलरेशन का मतलब मैं कब बोल रहा हूं? टोटल है, पर बोलने की जरूरत थोड़ी है। कौन सा होगा? ये टोटल ही होगा। पहला ही ऑप्शन जी होगा, क्योंकि क्या लग रहा नीचे? mg। तो सर जी तो है, पर अंदर सेंट्रीपिटल भी तो है।
चलें आगे। अच्छा मैं ये पूछता कितनी हाइट बाद गिरेगा, तब भी प्रोसेस यही होती, बस इस cos थीटा की वैल्यू यहां रख देते तो क्या आ जाती, हाइट आ जाती है। बुरा सवाल अगला, वो बना हुआ सवाल, कोशिश करिए। हो गया? क्या आएगा आंसर? देखिए यहां पर नीचे तो क्या लग रहा होगा बेटा जी, mg, और एक इधर भी तरफ ये होगा ना क्या, acp, तो इधर क्या लग रहा होगा, केवल g, तो at तो कितना हो गया g, और acp होता है v स्क्वायर बाय r। मान लीजिए रेडियस r थी तो कितना आया 4rg बाय r, कितना आया 4g। तो अब a टोटली तो हो गया, a का मतलब, तो वो क्या होगा g का स्क्वायर प्लस 4g का स्क्वायर का अंडर रूट, सॉल्व करेंगे अंडर रूट 17g स्क्वायर। कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट एल कॉस थीटा बाय जी। अभी लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर में, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है पहले देखते हैं। मेनली ये हेडिंग जो होती है बेटा वो जेई मेंस में, एम्स में होती थी पहले, लेकिन क्वेश्चंस अभी भी दे रखे हैं और ऐसा कोई बहुत टफ चीज नहीं है, इसलिए हम भी पढ़ लेंगे। ये कोई भी सर्कल था, ठीक, ये सेंटर मानते थे हम O। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट जो है A, ये ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये इस तरीके से जा रहा है किसी किसी वेलोसिटी सी v से। तो आज से पहले हम क्या निकालते थे, ओमेगा निकालते थे खाली। कभी ये थोड़ी बोलते थे किसके रेस्पेक्ट में, बोला कभी नहीं बोला ना। ये रेडियस कितनी है r, ये एंगल थीटा। तो आज से पहले कभी भी हमने ये जिक्र नहीं किया कि ओमेगा किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका ग्राउंड। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, व्हेन ऑब्जर्वर इज नॉट मेंशन्ड कंसीडर इट इज ऑन ग्राउंड, तो जिसका कोई नहीं उसका, और सर्कल में जिसका कोई नहीं उसका सेंटर। कायदे से जो हम कर रहे थे, जो ओमेगा निकाल रहे थे, वो किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे, सेंटर। अब ओमेगा होती क्या, किसी को याद हो तो ओमेगा की दो परिभाषा मैं आपको बता सकता था। एक तो ये कि ओमेगा होता है सर डी थीटा बाय डी टी। अगर समझे तो जो लाइन ज्वाइन कर रही थी उसे, वो किस रेट से घूम रही थी, वही क्या था, ओमेगा। भाई ये ए पॉइंट है ना, इसको किससे ज्वाइन किया, ज्वाइन किससे किया, ओ से। कितना एंगल घूम रही है, पर सेकंड घूमेगी, वही क्या है, ओमेगा। किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये पार्टिकल तो घूम रहा था ना। तुमने किससे जोड़ा इसको, सेंटर से, तो किसके रेस्पेक्ट में निकाल दी, सेंटर के रेस्पेक्ट में। पर मान लीजिए किसी का मन कर रहा होता कि मुझे तो सर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालनी, कोई अनसेंट पॉइंट है बी, इसके रेस्पेक्ट में क्या ओमेगा होगी। तो पहला काम क्या करते, अब नजर किस पे होती, बी पे, तो लाइन ज्वाइन किससे करते, बी से। तो ये होगी लाइन ज्वाइन बी से। और क्या करते, ये जो रेफरेंस लाइन आपने बनाई है, अरे बोलो, ये तो रेफरेंस लाइन है, इसे आगे बढ़ा लेते। बोलो इस रेफरेंस, अब कोई ना कोई रेफरेंस लाइन से निकालोगे एंगल, मान लो ये रेफरेंस लाइन। तो अब ये रेडियस है क्या, नया नाम पड़ता एक्स। क्या ये एंगल थीटा है क्या, थीटा ये क्या होता, अल्फा। तो मैं बोलता ओमेगा जो आज से पहले आप निकालते थे ना, डी थीटा बाय डी टी, वो बेसिकली किसके रेस्पेक्ट में थी, ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। क्योंकि सेंटर के रेस्पेक्ट में कितना एंगल है, थीटा। लेकिन मैं अगर भी पूछूं आपसे कि ओमेगा ऑफ उसी एक पार्टिकल की बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, तो पहला तरीका क्या होता, उस बी से उसको ज्वाइन करते किया। क्या ये रेडियस है, अरे आपने सेंटर से ज्वाइन किया था आज से पहले, इसलिए वो रेडियस बन रहा था। कोई और पॉइंट होता तो डिस्टेंस बनती, क्या नाम दे दिया उसको, एक्स दे दिया। और वेलोसिटी, सॉरी एंगल, तो क्या आंसर आना चाहिए, डी अल्फा बाय डी टी। मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। तो ओमेगा किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में कैसे निकाली जाती, अगर एंगल की फॉर्म में निकालते तो पहला काम उसे ज्वाइन कर देते, फिर किसी रेफरेंस लाइन से वो कितना घूम रहा है पर सेकेंड
वो उसी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाती है उसकी ओमेगा। सिंपल सी बात यार, मान लीजिए पंखा घूम रहा है, ठीक है, अब अगर मैं चल रहा हूं तो अब सेंटर, मान लो मेरे रेस्पेक्ट में पूछूं ओमेगा, मैं कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, पहले ज्वाइन करूंगा, क्या करूंगा, ज्वाइन, फिर मेरे रेस्पेक्ट में किसी रेफरेंस लाइन से कितना एंगल घूम रहा है, वही क्या होगी, ओमेगा। तो कभी कभी मान लो एंगल की फॉर्म में नहीं निकालनी हो, ये तो हुआ एक तरीका डिफाइन करने का। तरीका नंबर 2 क्या हो सकता है, परिभाषा से चल रहे हैं कि सर आपने ओमेगा एक और बताया था हमें, मैं बताऊं जनरली एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है जनरलाइज, वो क्या होता है, ओमेगा जिसको हम बोलते हैं, वो होता है जॉइनिंग लाइन, अब मतलब ऊपर क्या आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन जॉइनिंग लाइन, ये होती है ओमेगा जनरलाइज। तो आज से पहले क्या हो रहा था, मालूम मुझे ओमेगा किस रेस्पेक्ट में निकालनी है, ओ के रेस्पेक्ट में। तो पहला काम क्या था, मैं किसी फॉर्म में निकालना चाह रहा हूं, ये किसी फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में, और अब मैं किसी फॉर्म में निकालना चाह रहा हूं, वेलोसिटी की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, वेलोसिटी। तो हमने भी 2 फॉर्मूले पढ़े थे ना यार, ओमेगा बराबर डी थीटा बाय dt और ओमेगा बराबर v बाय r। ओमेगा बराबर डी थीटा बाय dt किस फॉर्म में था, एंगल की फॉर्म में, और ओमेगा बराबर v बाय r किस फॉर्म में था, वेलोसिटी की फॉर्म में था। अब देखिए क्या करूं, तो मैंने मान लिया कि मैं एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहा था ओ के रेस्पेक्ट में, तो कैसे निकाल रहा था बताएगा कोई, ओ के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, पहला काम क्या है, जॉइनिंग, अरे वो तो हो गया, इस फॉर्मूले से निकालो, जॉइनिंग लाइन किससे जॉइन करो, ओ से, तो कितनी आई, आर, क्या आई, आर, और फिर क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, किसके परपेंडिकुलर, जॉइनिंग लाइन। अब जॉइनिंग लाइन ये है ना, इसके परपेंडिकुलर पूरी तो वेलोसिटी होती है सर्कल में, इसलिए नाम क्या था, v बाय r। तो आज से पहले ओमेगा यही तो आती थी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता ओमेगा ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, तो क्या लिखते सबसे पहले, जॉइनिंग लाइन, वो कितनी है, अब r है क्या, कितनी है, x है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, किसके परपेंडिकुलर, तो भैया x के परपेंडिकुलर ही v है क्या, तुम्हें थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा अच्छा सा बनाता हूं इसको, नहीं तो तुम तुरंत से बताते। ये ले, यहां ले ले इसको, अब दिख जाएगा, ये बी पॉइंट है, ठीक है, इसको से ज्वाइन करेंगे, बोलो ये क्या है, एक्स। अब इस एक्स के परपेंडिकुलर है क्या, इसके एक्स के परपेंडिकुलर तो ये आएगा, मान लो क्या नाम दे दो इसको, v1, तो अब क्या आएगा यहां पर, v1 आएगा। तो ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या बनती इसी सवाल में, v1 बाय x। नहीं समझ में आया, तो हमें क्या याद रखना है, कभी भी अगर ओमेगा किसी और के रेस्पेक्ट में पूछे तो पहली स्टेप ज्वाइन कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, और नंबर दूसरा उस ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। जैसे जैसे मान लो और ले, मान लीजिए मैं बोलता कि ये एक पार्टिकल है, ठीक, रेस्ट पर है, और यहां जो पार्टिकल है उसकी स्पीड देखिए, लेट सपोज इस तरफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये डिस्टेंस 10 मीटर और ये एंगल 37 डिग्री, ये ए ये बी, ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो क्या करते, फॉर्मूला क्या होता था, ज्वाइनिंग लाइन वो कितनी है 10, अब परपेंडिकुलर चाहिए वेलोसिटी, किसके परपेंडिकुलर, तो 10 के परपेंडिकुलर कितनी है, इस वेलोसिटी का कंप्यूट कर सकते हैं,
इधर क्या आएगा, इधर जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस, और दूसरा वाला क्या होगा इसके परपेंडिकुलर। कितना 20 साइन 37, कितना हुआ है 20 इंटू 3/5, कितना 12। तो अब काम 20 आएगा या 12 आएगा, 12 आएगा। तो क्या लिखो आंसर 12/10, 6/5, कितना 1.2 रेडियन पर सेकेंड। अरे आया समझ में पक्का, ये ओमेगा होती है। अच्छा आज से पहले हमेशा क्या आता था, क्योंकि आप केवल किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे, सेंटर के रेस्पेक्ट। सेंटर के रेस्पेक्ट में जॉइनिंग लाइन हमेशा क्या बनेगी, रेडियस, और वेलोसिटी किस पे विराजमान थी, टेंजेंट पे, और रेडियस टेंजेंट के सदैव कितने एंगल पे था, 90 डिग्री, इसलिए फॉर्मूला V बाय R था। अरे क्या कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसको समझना, लेकिन क्या हम समझ पाए कि बेसिकली में ओमेगा को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एंगल के हिसाब से सोचें तो पहले वो जॉइनिंग लाइन का रेफरेंस लाइन से, अब देखो क्या ये एंगल थीटा और ये एंगल सेम आएंगे, तो ये एंगल क्या आएगा अल्फा, तो इसके हिसाब से तो क्या बनेंगे डी अल्फा बाय डी टी, इसके हिसाब से डी थीटा बाय डी टी। बोलो अब लिख लो, अब सवाल कर लेंगे मेरे से। पढ़ते कैसे हैं इसको, जो पहले होता है, ये तो मैंने पहले भी सिखा दिया था, तो नहीं सिखाया क्या, क्या पढ़ेंगे इसको। ऑब्जर्वर कौन सा होता है, जो बाद में लिखा होता है, विद रेस्पेक्ट टू बी, जो बाद में होता है वो ऑब्जर्वर होता है। यहां पर लिखा ना मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, चाहे इसमें लिख देना परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहां आगे जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर ना, जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन जॉइनिंग लाइन। यहां पर एक पार्टिकल है या फिर एक पॉइंट मान लीजिए, ये है 3 मीटर का डिस्टेंस, और यहां से 4 मीटर दूर इस वाले पॉइंट से एक पार्टिकल चल रहा है इधर, लेट सपोज 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यहां पर चल रहा है पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये फिक्स है। तो बोला गया ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। डिस्टेंस कितनी कहाँ में लोगे, 3 या 4, 5। हाँ जी क्या है आंसर, क्या किया पहला काम, ये हो गया जॉइनिंग लाइन, तो डिस्टेंस तो कितनी हो गई 5, तो आंसर नीचे तो क्या आएगा 5। अब वेलोसिटी कितनी आएगी 20, तो जिन्होंने 20 मान लिया वो खत्म हो गए। परपेंडिकुलर लेनी होती भाई, अरे ये एंगल थीटा मान लो ना यार, तो ये बाहर वाला एंगल थीटा, तो इसका एक उतर गया, एक कहाँ आएगा इधर, ये वाला काम आएगा ना 20 साइन थीटा। नहीं समझ में आया, अरे ये 20 काम में आएगा कि 20 साइन थीटा, 20 साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए ना मुझे। अब ये कैसे निकालो, ये एंगल निकाल सकता हूं इस ट्राइंगल से, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेनस वो बेस 4, थीटा आ गया भैया 37, तो ये कितना हो जाएगा 20 साइन 37, मतलब 20 इंटू 3/5 कितना आ गया 12, तो 12/5 कितना हुआ ये, ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू कितना आ गया 2.4 रेडियन पर सेकेंड। किसी ने किया, ये एडवांस में आया। बस यहाँ पे क्या था कि ये जो फिक्स पॉइंट था इसका जो नाम था, कुछ नाम दे रखा था, मतलब पर्सन बना रखा था यहाँ पर,
परसेंट बना रखा था, बाकी डेटा सेम था, सेम आंसर था 2.4 रेडियन पर सेकेंड। मुश्किल है। अगला वो रखा बिल्कुल लास्ट में। हाँ जी, क्या आया? v बाय आर और v बाय 2r, यही आंसर है। रेस्पेक्ट में तो ज्वाइंट लाइन कितनी है? r। वेलोसिटी पूरी की पूरी v। a के रेस्पेक्ट में ज्वाइनिंग लाइन कितनी हो गई? 2r और स्पीड v। ये लो, अगला ये रहा। अब इसमें जैसे मान लीजिए जो ऑब्जर्वर था जिसके रेस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं, आज से पहले तो वो हमेशा खुद किस पे है? रेस्ट पे। अब वो भी चल रहा है, तो तुम्हें तो कुछ नहीं करना, तुम तो पहले ज्वाइनिंग लाइन देखो, क्या दिख रही है ज्वाइनिंग लाइन? इसके पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना लो, दोनों तरफ बना लो, दोनों की वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। मतलब काइनेमेटिक्स से थोड़ी रिलेटिव लगाना, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव कैसे सोचते हैं काइनेमेटिक्स में? नियम तो यही है, अगर नियम याद रखना चाहो तो, कि ऑपोजिट में क्या कर दो? प्लस, और सेम में हो तो माइनस। और उसका लॉजिक क्या है वो समझाता हूं। मान लो मुझे एक बात बताओ कि एक बॉल इधर जा रही है, एक बॉल इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक बॉल इधर आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से। मैं अगर बोलूं कि इसके रेस्पेक्ट में कितने से आ रही है, ये बी या ए, इसको बोलने का मतलब होता है इसको अगर रोक लूं, इसको रोक लूं तो ये कितने से आती दिखती है। तो जो हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे रिलेटिव, तो मैं सिखाऊंगा वहां पर कि जिसके रेस्पेक्ट में निकालना उसके तो रेस्ट पे रख दो, और उसके वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर दो। ये कहां है वेक्टर? इधर, इसे उल्टा करो ऐसे, अब इसमें जोड़ दो, तो 20 कहां था? आगे। 10 भी कहां गया? कितना हो जाएगा? 30। नहीं आया? अरे इसमें नहीं, किसी में भी लगा सकते हो आप, कैसा भी सवाल हो रिलेटिव में। मान लो मैं बोलता कि ये इधर जा रहा होता, ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और ये पीछे आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, ये बी और ये ए के रेस्पेक्ट में बताओ ये कितने के वेलोसिटी से जा रहा है। तो इसको रोका, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो आगे है ना, क्या करो इसको उल्टा और इस पे लगा दो, तो इसे पीछे कितनी है? 8, आगे तो नेट 4, कहां? पीछे। तो इसे क्या लगेगा? ये 4 से कहां रहा होगा? पीछे। को समझ में आया? बस ये यहां पे लगा देंगे कि जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसे रेस्ट पे लाना है। ठीक है भैया, एक काम करते, पहले तो कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गई, कंपोनेंट ये वाला काम में आएगा और इसमें भी ये वाला आएगा। तो ये वाला कितना आ जाएगा भैया? ये कॉस चला गया, v1 साइन थीटा 1, ये वाला v2 साइन थीटा 2। अब ऑब्जर्वर कौन है? b, तो b को रोकना है ना। अरे ऑब्जर्वर कौन है? b को रोका, तो इसके वेक्टर को उल्टा करके इसमें जोड़ दो। ये खुद कहां था? पीछे। उल्टा करोगे तो ये ऑलरेडी आगे, तो हमेशा क्या होगा? ऐड ही तो होगा। अब नियम वाले ऐसे याद रखते हैं कि अपोजिट में ऐड कर दो और सेम में माइनस कर दो। मुझे कोई समस्या थोड़ी, सवाल करना इंपॉर्टेंट है। तो चाहो तो लिख देना अपोजिट ऐड सेम सब्ट्रैक्ट। नहीं समझ में आया? हाँ, अब बोलो यहां पे क्या आएगा आंसर फिर? v1 साइन थीटा 1 प्लस v2 साइन थीटा 2 बाय आर, तो है ही पहले से। अरे बच्चों, अब एक पन्ना, हाँ बोल, एक पन्ना छोड़ दो और नया चैप्टर, नई उम्मीद, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास कोलिजन। हाँ जी, एक सवाल आना तय है इस चैप्टर से, सेंटर ऑफ मास कोलिजन से, मिनिमम एक। किसका? कोलिजन का। और दूसरा अगर आएगा तो किसका आएगा? सेंटर ऑफ मास का।
तो मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। अब तुम तो जानते हो एक एक नंबर की कीमत फिजिक्स में, सब करना ही 10 है बस। चलिए बहुत बढ़िया। तो नया चैप्टर, नई उम्मीद। हेडिंग लिखी ना बेटा, सेंटर ऑफ मास। पहले सेंटर ऑफ मास ही पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास पहले करेंगे डिस्कशन सर्कुलर का। नहीं किया क्या? सर्कुलर नहीं किया है? मैं फिर बोल रहा हूँ मेरी तरफ से चैप्टर खत्म कर करके मैं बढ़ जाऊंगा, पता भी नहीं लगेगा कब खत्म होगी मैकेनिक्स। बाद में लगेगा हाँ यार कुछ कुछ तो सही पढ़ाया था इसने, लेकिन कोई ज्यादा ऐसा कह नहीं सकते कि अच्छे से आती है, क्योंकि लैगिंग जो फिजिक्स होता है ना वो 2 वे होता है प्रोसेस। इसमें सिंगल प्रोसेस से काम नहीं होगा, मेरे एंड से चलता रहूंगा तो मजा ही आएगा, बस सवाल नहीं होएगा। और दोनों एंड से अगर करेंगे तो सवाल भी होगा और मजे तो आएगा ही आएगा। तो अगर आपको सवाल करने हैं सवाल ही करने पड़ेंगे। थ्योरी से बस ये लगेगा हाँ ये हेडिंग समझ में आती है, पर सवाल उसका तभी होगा जब सवाल करोगे। ये नियम है फिजिक्स में। हाँ, चाहे औरों से कम करो, ठीक है। और लोग अगर मान लीजिए 100 करते हैं तो तुम 80 करो, पर तुम क्या कर रहे हो? अगर और लोग 100 कर रहे थे तुम केवल 8 कर रहे हो पूरी फिजिक्स में। कल करें डिस्कशन, कल करें, फिर कल पूरे चैप्टर का करूंगा। पहले सीबी, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, सेकंड का अगले उसमें कर लें। पावर का बचा है? पावर क्या है? वो कह रहा है पावर कहां पे है? किस चैप्टर में पढ़ा पावर है? यार तुम्हारा फिजिक्स में बोलने का ये लेवल है तो केमिस्ट्री बायो में तो क्या होता होगा? चलिए, हाँ मैं तो पढ़ा दूंगा, मेरे को क्या है। सेंटर ऑफ मास, तो पहली बात है सेंटर ऑफ मास होता क्या है? एक रात ज्यादा जग लेगा तो सारा होमवर्क हो जाएगा, तभी ठीक नहीं है। तो क्या करे तो इसके लिए तू कर लेना, बाद में पूछते रहना, अपनी स्पीड से करते रहना। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना पूरा आ रहा है ना उसमें सर्कुलर, नहीं लगातार है। आज तो ट्यूसडे ही है तो सेंटर ऑफ मास का होमवर्क पेंडिंग नहीं हो जाएगा? अरे ये सेंटर ऑफ मास का भी तो होमवर्क मिलेगा। कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, अपनी वाणी को विश्राम दो। हाँ, तो हम पढ़ रहे सेंटर ऑफ मास। पहली बात, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? आज से पहले हमने कभी सेंटर ऑफ मास की बात नहीं की। ये पहला चैप्टर होता है जहां हम फील लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या था, क्योंकि हमने आज तक सबको क्या माना? एक पार्टिकल। मैंने बोला कार सर्कल में घूम रही है, तो कार में तो कायदे से बहुत सारे पार्टिकल हैं। क्या हर पार्टिकल के लिए रेडियस अलग अलग नहीं हो जाएगी? पर मैंने कहीं ऐसी बात नहीं करी, हमेशा mv² रख दिया, क्योंकि सच्चाई में हम अब तक जो फिजिक्स पढ़ रहे थे न्यूटन की, उसमें उसने सबको क्या माना था? एक पार्टिकल। क्या माना था? पार्टिकल। अब सच्चाई में तो बॉडीज होती है। क्या होते हैं? बॉडीज। पहले आती है उसके अंदर रिजिड बॉडी, तो उसके अंदर क्या होता है? बॉडीज के अंदर पार्टिकल होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इस डस्टर को अगर मान लीजिए मैं ऐसे फेंकूं तो ये पैराबोला करता है ना, पता है ये बात आपको? पर अगर मान लीजिए मैं इसको फेंका होता तो क्या सच में ये पैराबोला करता है? ऐसे नहीं किया ना पैराबोला, कि ऐसे घूमते हुए आया। तो क्या इसके हर पार्टिकल का पाथ बहुत मुश्किल है? हाँ, अरे बहुत कॉम्प्लेक्स पाथ आएगा ना। लेकिन इसके अंदर एक पार्टिकल ऐसा था जिसका पाथ हूबहू वही था जो हमने पढ़ा था। वो स्पेशल पॉइंट ही क्या है? सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर मैं मुश्किल से आसान करूं तो सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसकी फिजिक्स पढ़ने पर या जिसके मोशन की स्टडी करने पर हम पूरे रिजिड बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब मैं बोलूं कि इस बॉडी के अंदर एक पार्टिकल का मोशन ऐसा है कि उतने ही मास का अगर एक पार्टिकल ले लूं
तो जो उसकी फिजिक्स होगी वही इसके अंदर होने वाले पार्टिकल की फिजिक्स होगी। तो सेंटर ऑफ मास, पहली बात तो यहां पे बिल्कुल कंफ्यूजन ये ना आए, मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा कि सेंटर ऑफ मास इज अ मास, नहीं, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारा मास अगर मान लिया जाए किसका, बॉडी का, तो उसका फिजिक्स वैसा ही हो जाएगा जैसा कि किसी एक पार्टिकल का होता। जैसे मैं बोल रहा हूं कि डस्टर मैंने फेंका तो डस्टर ऐसे गया होगा, ठीक है ना, फिर डस्टर थोड़ी बात ऐसा हो गया होगा, फिर डस्टर थोड़ा सा और टिल्ट हो गया होगा, फिर डस्टर थोड़ा सा और ऐसे टिल्ट हो गया होगा, ऐसे डस्टर हो गया होगा, फिर वापस ऐसे हो गया। क्या डस्टर के हर पार्टिकल का पाथ अलग अलग है? बोलो, नहीं है। लेकिन मान लीजिए इसमें एक पार्टिकल ऐसा है जिसका पाथ एकदम वही था जो आज से पहले हमने पढ़ा था, और वही क्या था, सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास लिखो, बेसिकली इट इज ए स्पेशल पॉइंट, बेसिकली इट इज ए स्पेशल पॉइंट where whole mass of the body, where whole mass of the body, where whole mass of the body is assumed to be, assumed है, होता नहीं है, where whole mass of the body is assumed to be concentrated, assumed to be concentrated to study motion of a body। पूरी बॉडी का मोशन तो कैसे पढ़ते, डस्टर के हर मोशन का पाथ बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो डस्टर के उस पार्टिकल का पाथ पढ़ा गया जिससे आसानी रहे, और वो पाथ कौन सा था, सेंटर ऑफ मास का पाथ था, वो बिल्कुल ऐसा था, पैराबोला। पूरी बॉडी तो उधर जाएगी ही जाएगी, 100% होगा वो तो, क्योंकि रिजिड बॉडी का मतलब भी क्या होता है कि इन दोनों की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। और ये दो पार्टिकल बना के देखो, क्या उनकी भी डिस्टेंस हमें सेम रहेगी? डस्टर तो सेम ही रहेगा ना। तो अगर ये V1 से आगे गया तो इसकी मजबूरी है इसे भी कितने से आगे जाना पड़ेगा, V1 से। बोलो, चलिए अब सेंटर ऑफ मास हम जो निकालेंगे वो एक बॉडी का भी निकाल सकते हैं और एक पार्टिकल्स का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम क्या होता है जिसकी हम स्टडी करते हैं। सिस्टम माना तो हमारे हाथ में तो दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम और कंटिन्यूस सिस्टम। डिस्क्रीट का मतलब बिखरा हुआ। मान लीजिए एक प्लेट में अनार छील के 10-12 अनार के दाने ला दिए और आपसे बोला बताओ इनका सेंटर ऑफ मास क्या, तो वो कौन सा सिस्टम है, डिस्क्रीट, पार्टिकल से अलग अलग। और वही मान लीजिए कि मैं बोलूं आपसे डस्टर ला के दे दिया, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, तो इसमें सारे के सारे क्लोज पैक्ड में क्या, पार्टिकल्स। तो ये कैसा सिस्टम है, कंटिन्यूअस सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो जब पार्टिकल्स दे रखे होंगे तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे, जब पूरी पैक्ड बॉडी होगी तो कैसे देंगे वो भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो लिखो यहां पर पहले डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, पहले हम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। डिस्क्रीट का समझ गया मतलब बिखरे हुए। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम या बहुत सारे पार्टिकल अगर दे रखे हो तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए ये एक पार्टिकल है M1, ये एक पार्टिकल है M2 और ये एक पार्टिकल है M3, मुझे इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, इनसे बनने वाले सिस्टम का। ऐसे कोई सिस्टम बना दिया मैंने, बोलो। तो मैंने क्या किया, पहले इसका क्या निकाला, इनका पोजीशन वेक्टर लिख दिया, किसके सेंटर में, इसके हिसाब से। तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लो मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया मैंने R1 वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा R2 वेक्टर, और इसका क्या हो जाएगा R3 वेक्टर। पक्का? ऐसे मांग चलो मैंने क्या बनाया, ये रेडियस वेक्टर, तभी तो कहां निकाला एरो बाहर। अरे सर्कल में पोजीशन वेक्टर का नाम ही क्या हो जाता है, रेडियस वेक्टर। कायदे से पोजीशन वेक्टर का निकालने का तरीका ही क्या होता है, ज्वाइनिंग लाइन करके एरो कहां खींच दो, बाहर। तो अगर मैं बात करूं तो इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितने पार्टिकल हैं, 3। इन तीन का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, मतलब इन तीनों को ना पढ़ के अगर सारा मास, मतलब मान लीजिए 4 किलो है, ये 2 किलो, ये 6 किलो है, तो 4 किलो, 2 किलो और 6 किलो, इनको अलग अलग ना पढ़ के अगर मान लीजिए 6 और 2 4, 12,
12 केजी के पार्टिकल को किसी एक पॉइंट पर रख के, कौन सा पॉइंट वो हम देखेंगे, पर 12 केजी मास को अगर एक पॉइंट पर रख के जो कहानी होगी वही इस पूरी बॉडी की होगी, उसी पॉइंट को पकड़ना पड़ता है। उस पॉइंट का नाम क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। समझ में आया कि अगर ये कितना सिस्टम का मास है? नहीं, सिस्टम का मास 12। तो अगर मैं इसको ऐसे से घुमाऊं तो हर पार्टिकल का अलग अलग मोशन होगा ना, तो मैं हर किसी को अलग ना करके एक ऐसा पॉइंट खोज लूं जहां पूरा 12 किलो मास रख दूं, तो जैसा कहानी होगी वैसे इस पूरी बॉडी की कहानी हो रही होगी। उसी का नाम क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। तो आप कैसे निकालेंगे इस सिस्टम में, डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं? डेफिनेशन क्या है इसकी कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा इस केस में वो आता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, ज्यादा होते तो आगे एंड सो ऑन, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सबको याद होना चाहिए। याद है सबको? क्या हुआ? तू कैसे कैप है? समझ में आ रहा है? m1 r1 m2 r2 m3 r3 याद है सबको? r क्या है यहां पर? ये रेडियस। बहुत बढ़िया। पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन। और ये आरसीएम क्या है? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। मान लो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां आया होगा? कहीं यहां आया होगा, यहां। तो ये सेंटर ऑफ मास वाई से नाम दे रहा हूं मैं COM। इसका भी तो कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर आया होगा। तो ये जो है ये RCM ही आया है। ठीक है, तो ये तो वो इसकी वेक्टर फॉर्म जो सबको याद है और याद होनी ही चाहिए। ये कब लगाएंगे? जब सारी किस्में दे रखे हो वेक्टर में। डिस्क्रीट में तो लगाएंगे, पर डिस्क्रीट में भी कब? जब सारी किस्में दे रखे हो वेक्टर फॉर्म। पर मान लो मेरे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म हो। कोऑर्डिनेट फॉर्म मतलब इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 y1 z1, ऐसे इसका x2 y2 z2 इसका। तो सेंटर मास में भी तीनों आएंगे, x y और z। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूं तो 4 कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो कैसे करेंगे? जो सेंटर ऑफ मास होगा उसमें भी 3 कोऑर्डिनेट होंगे। कौन कौन सा? XCM, YCM और ZCM। मानते हो इस बात को? तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा इसका XCM निकालने का तरीका क्या होगा? अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो केवल x वाले कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो। m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर मैं बोलूं y का सेंटर ऑफ y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो केवल कौन से मल्टीप्लाई कर दो? y वाले। m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। 4 होते तो आगे तक चलता रहता। और ZCM, अरे समझ गए क्या? m1 z, चैप्टर आसान है, मैं पहले बता रहा हूं। m2 z2 m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। याद है सबको फॉर्मूले? नहीं है तो याद करने ही पड़ेंगे, टू बी रिमेंबर्ड। लिख लीजिए। हाँ बेटा। नहीं, किसने बोला? पार्टिकल के लिए भी निकालते हैं। हम घुमा नहीं रहे ना, लीनियर है। कैसे? तभी भी निकाल सकते सेंटर ऑफ मास तो। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना। जैसे आप मान लो 2 चार्ज हैं, दूर दूर रखे हुए हैं, वो लगातार मूव कर रहे हैं, पर वो अट्रैक्शन से मूव कर रहे हैं, तो वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास किस पे? रेस्ट पे। लिखिए पहला सवाल। पार्टिकल्स दो kg एंड 3 kg आज बच्चे ज्यादा कैसे हैं?
पहले क्लास से इसलिए। अच्छा नया चैप्टर, फिर 2 दिन आएंगे लगेगा नहीं यार ये तो वही है हिसाब। क्या? हाँ 2 particles 2 kg and 3 kg having position vector पहले का दे रखा है r1 वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप एंड r2 वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप। then 3i cap minus j cap. Then find center of mass of the system. एक दोबारा फॉर्मूले लिखना पूरे ताकि याद हो। अब कौन सी फॉर्म यूज करोगे, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर, तो बस r1 की जगह r1 रख दो और r2 की जगह, और मिलेगी भी कौन सी, RCM भी वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। अलग अलग कर रहा है, अलग अलग से कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर देते एक में। अरे x लेके x निकाल सकते हो, y लेके y निकाल सकते हो, तो तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 सीधा इसी में रख दो ना यार। क्या यार 13i कैप प्लस j कैप बाय 5। कितने लोगों ने कर लिया? सिंपली जो RCM अपन लिखेंगे ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू r1 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3r2 3i कैप माइनस j कैप अपॉन m1 प्लस m2 कितना 5, तो 1/5 तो बाहर रख लो। ये कितना हो गया 4 और 9 13, ये 4 एक गया 13i कैप प्लस j कैप बाय 5। नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर of center of mass of of 3 kg and 6 kg, position vector of center of mass of 3 kg and 6 kg is i cap minus 2j cap प्लस 2k कैप। ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, i cap minus 2j cap plus 2k cap. If 3 kg placed at 6, 2, if 6 kg को यहां रखा गया 6, 2, 2, then find position vector, sorry 3 को रखा गया है ये ना, when 3 kg was placed at 6, 2, 2, then find position vector of 6 kg, कि दूसरे को कहां रखा जाए, find position vector of 6 kg। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। आंसर आना चाहिए है -3/2 -4 + 2, -3/2 -4 + 2। कितने लोगों को मिला?
अरे जोड़ बाकी की गलती है, लॉजिक सब समझ के क्या लगाना है, क्या लगाना है, यही लगाना है। देखो आरसीएम दे दिया ना अब की बार, ये आरसीएम है, बराबर क्या होगा अब ये, तो ऐसे समझा करो आरसीएम, तो एम नीचे से उठ के ऊपर आ जाएगा ना, तो क्या बोल दूं, एम टोटल इंटू आरसीएम बराबर क्या हो गया, M1R1 प्लस M2R2, खत्म। टोटल कितना है मास, 9, तो इसको पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 9I कैप माइनस 18J कैप प्लस 18K कैप बराबर, अरे वेक्टर का सवाल है, किसका, वेक्टर का। R1 निकालना था क्या, वो तो कोई सा मान लो, M1 3 मान लेते हैं, तो 3 कॉमा 6I कैप प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6R2। अब सॉल्व नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, क्या करेंगे, पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, सबको उधर फेंक देना, R2 को 6 से डिवाइड कर देना, तो सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर आंसर आएगा, मैं करूं सॉल्व ना, सॉल्व करने पर आंसर आएगा -3/2I कैप -4J कैप प्लस 2K कैप। बोलिए, अगला बोरा। अब जैसे सवाल ये ऐसे बने हुए आते हैं, इनमें अब ये लिखा हुआ नहीं आता कि कहां ओरिजिन है, क्या सवाल लिखिए, बना लीजिए, एक कोई भी पार्टिकल चिपका रखे ऐसे M, 2M, M और M, कोई रॉड की हेल्प से चिपका रखे, रॉड कैसी है, लाइट, रॉड में कोई मास नहीं है, अरे बोलिए, तो इसलिए उनमें कोई मास नहीं लिखा मैंने। कितनी लेंथ की रॉड है, ए, ध्यान रखना ये रॉड है, या फिर वो रस्सी बोल दो, कुछ ही बोल दो, पर इसमें क्या नहीं है, मास, ये केवल कनेक्शंस करने का काम आ रहा है। लाइट फ्रेम बोल देता हूं यार, लाइट फ्रेम। फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए। अब देखिए जरा क्या है, कर तो लोगे आप, कराना मेरे लिए मकसद नहीं है, मुझे सिखाना क्या है। कोऑर्डिनेट निकाले ना आज से पहले अपन ने, अब मैंने क्या पूछ ली, डिस्टेंस। अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता होते हैं तो क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता, याद है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, भाई इन सबका सेंटर ऑफ मास लेट सपोज कहीं यहां पे आ रहा होगा, अरे बोल, तो इसका यहां से डिस्टेंस तो निकालना है, तो डिस्टेंस निकालते रहिए, क्या यहां कोऑर्डिनेट लिख दो, यहां का लिख दो, और फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर दो। पर अरे वो मजदूरी नहीं लगेगी, अगर मान लीजिए मैं यहीं पे क्या टिका दूं, ओरिजिन, तो वो माइनस करने का झमेला खत्म। नहीं समझ में आया, अरे मुझे एक बात बताना भाई, ये दूरी कितनी है, 4 मीटर, कितनी है, अच्छा मैं बोलूं कि ये खुद है 1,2,3, तो ये सेट ही कुछ इस प्रकार से होगा कि दूरी कितनी आएगी, 4, तो इट्स बेटर कि यहां कितना मान लो 0,0,0, तो माइनस करने का झंझट खत्म। तो नियम क्या है कि जिस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी पूछे वहीं पे क्या मान लो, ओरिजिन। तो ये लिख लो, लिखो, यहां पर लिख देना चाहे, जहां से डिस्टेंस पूछे वहीं ओरिजिन मान लो, जहां से डिस्टेंस पूछे वहीं पर ओरिजिन मान लो। क्या आएगा, जहां से डिस्टेंस क्या पूछे वहीं ओरिजिन मान लो। तो अब देख कहां से पूछी बेटा, तो हमने ओरिजिन कहां टिका दिया, ए पर, तो अब ए को क्या बना लो, 0, अब यहां से अपने हिसाब से सारे कोऑर्डिनेट लिख दो और फिर m1 x1 m2 x2 लगा दो। पार्टिकल सिस्टम में ना, कौन सा सिस्टम है,
तो क्या लगाएंगे, m1 x निकालने के लिए m1 x1, y निकालने के लिए m2। पहले क्या लिखने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट। और आई होप कि कोऑर्डिनेट लिखना आपको नहीं आता, मैं सिखा देता हूं। ये 0 0 हो गया ना, ये क्या मान लिया अब, x, ये y। अब बोलो इधर वाले के कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो क्या बनेगा a, 0। अरे यही हेल्प करेगा मेरे को रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, ऊपर y एक्सिस पर 0, a, इधर a, a। क्या अब x निकाल सकते हैं अपन, क्या आएगा x, m1 x1, तो m1 तो 0 हो गया, m2 इंटू x2 पक्का, प्लस m3, मैंने c वाले को m3 माना है, 2m इंटू a प्लस m इंटू 0 अपॉन 1 2 3 4 4 4 6m। पहले तो समझो इस मैंने क्या लिखा है, नहीं समझ में आया ना। अरे भैया हाँ मत करना, मतलब आ जाए तो कर देना, नहीं आए तो करने की कोई जरूरत नहीं है। आसान समझ के अपने आप को वो मत समझना कि सर मुझे तो मतलब मैं कैसे पूछूं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है हमें। दोबारा देख लो भैया कैसे लिखा है मैंने, 4 पार्टिकल हैं, 4 बार लिखना पड़ेगा, ये भी 0 और ये भी 0, आगे जाके मैं लिखूंगा नहीं है 0 0, इसलिए बोल रहा हूं। फिर ये बोलोगे सर ये कहां गए, अरे वो 0 हो गया, मैंने अब तो ये भी लिखा है, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, क्योंकि दोनों के x वाले क्या है 0, और नीचे क्या आएगा टोटल मास। बोलो कर दीजिए, एक्सीएम कितना आ गया, तो ये कितना आ गया 3ma बाय 6m, यही तो आएगा 3ma बाय 6m, m से m गया, क्या आएगा a बाय 2 आ गया। उसी प्रकार से YCM यही आएगा, क्या YCM निकालना भैया, वो भी कितना आएगा a बाय 2, मतलब कहीं बीच में आ गया सेंटर ऑफ मास, जिसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए a बाय 2 कॉमा a बाय 2। तो अब दूरी कैसे निकालोगे, दूरी यही तो पूछ रहा हूं मैं देवता हूं, ये तो अब कैसे निकालते हैं, अगर इसे कोऑर्डिनेट पता है y2 माइनस y, अब ये हमेशा क्या है 0, तो केवल इनको क्या कर दो स्क्वायर करके ऐड, तो क्या आएगी दूरी d, a स्क्वायर बाई 4। अरे इससे आसान भी तरीका है इसका करने का, आगे जाके a बाय √2, ये लो ये आंसर आ गया, समझ में आया, a बाय √2 आ गया, ये कर दो मेरे लिए, वही फ्रेम है, ठीक है ना। m 60 डिग्री, a कैपिटल A कैपिटल B C, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A, डिस्टेंस ऑफ COM। हाँ जी हो गया, किसी ने किया है, क्या दिक्कत आ रही है, कोऑर्डिनेट लिखना है तो दिक्कत आ रहा है, तो सॉल्व कर रहे हो ना, कहाँ मानोगे ओरिजिन, ये x हो गया, ये y हो गया, मुझे पूरी उम्मीद है तो तुमने निकाल लिया होगा, ये 0,0 होगा और ये कितना होगा a,0। इसको कैसे करें, अरे कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए क्या है, ये दूरी y और ये दूरी x, अब ये ही तो है, अरे ये कौन सा है
तो ए का ए कंपोनेंट नहीं कर सकते। कितना का ए कंपोनेंट? a/2। अरे ये a है ना, ये 90 है ना, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? a cos थीटा, तो कितना आ गया? a/2। और ये आएगा a sin थीटा, तो √3a/2। तो क्या बना कोऑर्डिनेट? a/2 कॉमा √3a/2। a/2 √3 आएगा। नहीं, डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेगा ना। अरे अब आगे भी मैं सॉल्व कर दूं? सर बच्चा क्या है, कर ही दो ना। क्या करोगे खड़े खड़े? एक्ससीएम m1 x1 तो m इंटू 0 प्लस m इंटू ए प्लस m इंटू उसका वाला a/2। जब x का लिखो तो केवल x पर फोकस करो, y पर मत करो। तो ये कितना हो गया? 3ma/2 हो गया ना। 3ma/2 इंटू 3m a/2 आ जाएगा क्या? और YCM अरे YCM कितने पे आएगा? क्या आएगा YCM के लिए? ये तो 0 ही है और वो भी 0, और केवल क्या आएगा? √3ma/2 बाय 3m करना मत भूलना। मास सभी का आएगा, चाहे ओरिजिन माना या मत माना, लेकिन मास टोटल ही आएगा। तो कितना आएगा? a/2 √3। ये YCM आ गया, ये XCM आ गया, मतलब कहीं यहां पर आ गया। पर मुझे तो क्या निकालनी है? दूरी। तो दूरी के लिए क्या करेंगे? दोनों को स्क्वायर कर दो सीधा। a²/4 प्लस a²/12 क्या आएगा सॉल्व करने पर? बारह और 4 का एलसीएम कितना लिया? 12। तो 3 और 1 4, 4a²/12। तो a/√3 नहीं आ गया सीधा आंसर? तो ऑप्शन में तो यही है, a/√3। ठीक है, चलिए बहुत है आज के लिए। कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिख दो ताकि याद रहेगा। 2 पार्टिकल सिस्टम, चर्चा ऑन 2 पार्टिकल सिस्टम। मतलब हमने बहुत सारे पार्टिकल पढ़ लिए ना, लेकिन खास बात किसकी है? 2 पार्टिकल की। क्योंकि 5 पार्टिकल को भी आप जोड़े बड़े बना के पढ़ सकते हो ना। अरे हम 2 के लिए चीजें पढ़ेंगे। पता है इस सवाल को हम आसान तरीके से भी करना सीखेंगे। 4 वालों को, 2 वालों को क्या करेंगे? पहले इन 2 के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। इन 2 से क्या बना लेंगे? 1। अरे इन दोनों का सेंटर मास निकाल लेंगे ना यार। फिर इन दोनों का कहां निकाल लेंगे? यहां। फिर इन दोनों का आराम से, फिर वापस 2 बन गए ना। तो 2 की प्रॉपर्टी लगा के हम क्या पता है बहुत सारे सवाल हम पेन बगैर चलाए भी कर सकते हैं।